हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाठिया और आज जो है हम हमारा पहला चैप्टर उठा रहे हैं, वन शॉट हमारे फर्स्ट चैप्टर का। इसे चाहे आप एग्जामिनेशन आइडिया बोले या वन शॉट भी इसे हम बोल सकते हैं। बेसिकली ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हमारी स्टार्ट की गई थी SST सब्जेक्ट 10th क्लास के लिए, अभी कुल 20 दिन के आसपास बचे हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और अभी जो है 20 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि आपने पूरे साल इसकी अच्छे से पढ़ाई की है, तो एक लास्ट में जो है क्विक रिव्यू हम ले रहे हैं हर एक चैप्टर का। और इतना गारंटी है कि 95% आपका पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। एंड इतना तो एटलीस्ट श्योर है कि आपका क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं, आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक विज्ञान का हमने उठाया है। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो हमारी आ चुकी है जिसमें हमने अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर विकास कर लिया है। सेकंड पोर्शन में ब्रह्मास्त्र सीरीज की सेकंड सीरीज में, मतलब सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने वो किया था, और सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर आज जो है ये चैप्टर हमारा उठाने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिव्यू। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी शक्तियां किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। बिल्कुल हमें पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं और शक्तियां जो हैं, जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो विकेंद्रित हैं, ठीक है, यानी आपस में बटी हुई है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, जिससे एक अंग निरंकुश न हो और लोकतंत्र में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सत्ता की साझेदारी 2 कारणों से आवश्यक है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बेसिकली 2 कारणों से आवश्यक है। पहला, सत्ता के विभिन्न समूहों के मध्य टकराव को रोकने के लिए, और दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा भी है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप अपने को देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के रूप होते हैं बेसिकली। एक तो होता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण तो बिल्कुल ऐसे बराबर में होता है आपस में, ठीक है, यूँ बराबर में 3 टुकड़ों में आपस में बराबर शक्तियाँ सारी बांट दी जाती है। और ऊर्ध्वाधर होता है कि एक के बाद दूसरों को, और उससे नीचे मतलब ऊपर से लग करके उच्चतर स्तर से लेकर के निम्नतर स्तर तक जो है सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है। तो क्षैतिज स्तर, जहां सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में होते हैं, इस टाइप का। और ऊर्ध्वाधर वितरण जो होता है वो सरकार के उच्चतर स्तर से निम्नतर स्तर के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे पहले केंद्र सरकार आती है, उसके बाद राज्य सरकार आती है, उसके बाद स्थानीय सरकारें आती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है जी अब हमारा सामूहिक समूहों में बंटवारा। सामूहिक समूहों में बंटवारा, तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषा, धार्मिक समूहों के बीच होना। फॉर एग्जांपल जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है एक तो, और भारत में हमारे सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका व प्रशासन में हिस्सेदारी देना। तो बेसिकली सामाजिक समूहों में भी बंटवारा, जिसे हम बेसिकली नॉर्मल सी भाषा में आरक्षण कहते हैं, तो आरक्षण यहाँ पर सामाजिक समूहों को दिया जाता है। अगला है राजनीतिक दबाव समूह और आंदोलनों के माध्यम से हिस्सेदारी। तो हमें पता है कि राजनीतिक दबाव समूह है, उनको भी हिस्सेदारी मिलती है। सत्ता के बंटवारे के इस रूप में दबाव समूह और आंदोलन अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, जिससे इनके लक्ष्य की पूर्ति हो सके। और राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर जीतकर सत्ता प्राप्त कर शासन में भागीदारी करते हैं। बेल्जियम में सत्ता की हिस्सेदारी 2 समूहों फ्रेंच और डचों में बांटी गई थी, इसलिए वहाँ सफल शासन व्यवस्था बनी। इसके विपरीत श्रीलंका में एक ही सिंहली समुदाय के पास सारी शक्तियां आ जाने से टकराव हो गया और उनकी परिणति गृह युद्ध के रूप में हुई, यानी रिजल्टेड क्या निकला जी, वहां पर गृह युद्ध हो गया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को चुना गया। तो ये तो था हमारा चैप्टर का पूरा क्विक रिव्यू। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि पिछले सालों में राजस्थान बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है जी कि श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2013 में आया हुआ ये प्रश्न है। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक है। द्वीपीय देश होता है जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर है। इसकी आबादी 2 करोड़ है और अन्य देशों की तरह यहाँ पर भी अनेक जातीय समूहों के लोग रहते हैं, जिसके जातीय संघर्ष को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला तो है श्रीलंका की जातीय स्थिति। तो देखते हैं श्रीलंका में क्या था। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। उस समय सिंहली और तमिल जातीय समुदाय थे। सिंहली बहुसंख्यक थे और
इसी बल पर उन्होंने शासन पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश की कि हम बहुसंख्यक है, सरकार हमारी होनी चाहिए, सब कुछ हमारा होना चाहिए। जनजातीय संघर्ष के कारण क्या थे, तो बहुत सारे इनके कारण रहे। सिंहली और तमिलों में जो जातीय संघर्ष हुआ उसके कारण निम्नलिखित थे। क्या कारण थे? पहला कारण था सिंहली बहुसंख्यक थे और तमिल अल्पसंख्यक थे, यानी उनकी संख्या कम थी। सिंहली सामाजिक समूह की आबादी जो है वो कुल जनसंख्या का 74% थी, जबकि तमिलों की कितनी थी? सिर्फ 18% थी। और श्रीलंकाई मूल के जो तमिल है वो 13% थे। ठीक है जी। तो 1956 में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सिंहली जो भाषा है उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों के समुदायों को प्राथमिकता दी गई, तमिलों को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए, जिससे तमिल क्या हो गए जी? नाराज हो गए और तमिलों को राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था। तो यही इनका कारण था जातीय संघर्ष का। जातीय संघर्ष के परिणाम क्या हुए? इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका के तमिलों की नाराजगी को नहीं बढ़ाया, वरन अपने देश में परायापन लगने लगा और तमिल सिंहली संबंध बिगड़ते चले गए। तो इनका संबंध बिगड़ा सबसे पहले तो। दूसरा, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा व रोजगार के समान अवसर जो है प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया जी? संघर्ष किया। उसके बाद क्या हुआ? 1980 तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम जो है वो सरकार को इलम यानी कि सरकार को इल्म बोलते हैं यहाँ पर। तो स्वतंत्र तमिल जो है तमिल इलम बनाने को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए गए और दोनों समुदायों का पारंपरिक अविश्वास बड़े टकराव में और गृह युद्ध में बदल गया। ठीक है जी। आगे देखो, सत्ता की साझेदारी के किन्हीं 3 रूपों का वर्णन करो। तो अभी हम देख के आए हैं कि सत्ता की जो साझेदारी होती है वो बेसिकली 3 तरीके से हो सकती है। वैसे तो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, लेकिन मेनली हमारे पास 3 तरीके हैं। कौन सा? क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का अर्थ है एक ही स्तर पर रहकर शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, जिससे कोई भी निरंकुश होकर शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके और सत्ता में संतुलन के साथ अंकुश बना रहे। तो हमें पता है सरकार के 3 अंग होते हैं और उनमें बराबर शक्तियां बांटी जाती है, यानी इस तरह का क्षैतिज वितरण इसमें होता है। ठीक है जी। जैसे भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का वितरण जो है वो कैसे है जी? क्षैतिज वितरण है। उसके बाद देखें ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे होता है। तो ऊर्ध्वाधर में ऊपर से लेकर के नीचे तक इस तरह से वितरण किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। जब संविधान के द्वारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है उसे ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार जो पूरे देश का शासन करती है और राज्य सरकार जो रोजमर्रा के कार्यों को देखती है। उदाहरण के लिए भारत में संघीय व्यवस्था है और संविधान के द्वारा शक्तियों को केंद्र राज्य सरकारों में बांटा गया है, यानी संघ सूची पर विषय पर जो है केंद्र सरकार काम करेगी, उसके बाद राज्य सरकार काम करेगी, उसके बाद स्थानीय सरकारें काम करेगी। और बेसिकली राज्य सूची पर राज्य सरकार काम करेगी और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें मिलकर के कानून बना सकती हैं। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों में बांटना ये भी एक तरीका है सत्ता की साझेदारी का। तो सत्ता की साझेदारी के इस रूप में सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बांट दिया जाता है जिससे सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके। उदाहरण के लिए भारत में आरक्षण और बेल्जियम में सामुदायिक सरकारें। ठीक है जी। और कुछ प्रश्न हैं, जैसे बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? शायद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नहीं मिस नहीं हुए हैं। ओके, दूसरे प्रश्न के बाद तीसरा और चौथा प्रश्न, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था, ये हमें पता है। अगला प्रश्न, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं? तो ये राजस्थान बोर्ड 2022 में आया हुआ है, ये भी राजस्थान बोर्ड 2022 में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, पिछले ही सालों के प्रश्न है ये, नियंत्रण और संतुलन। अब आप ये सोच सकते हैं कि बीच में इतने सालों के प्रश्न क्यों नहीं दिए हुए? तो बीच में इतने सालों में सिलेबस चेंज था भाई। ठीक है जी, अभी 2 साल पहले सिलेबस हमारा बदला है। आगे बात करते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो भारत में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है परंतु संसद के अधीन कार्य करती है, और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। यह शासन के विभिन्न अंगों पर एक दूसरे के नियंत्रण की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? नियंत्रण और संतुलन की अवस्था कहलाती है। अब कुछ बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बात करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं कुछ। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में देखें तो पहला प्रश्न हम देख सकते हैं कि बेल्जियम का क्षेत्रफल इस भारतीय राज्य से कम और आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, जो कि इस भारतीय राज्य की आबादी से करीब कितनी है जी? आधी है। ठीक है, तो बेल्जियम का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर किस टाइप का प्रश्न है ये?
अच्छा, ये कहता है कि बेल्जियम का क्षेत्रफल इस भारतीय राज्य से कम है। तो इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी आबादी जो है, बेल्जियम का क्षेत्रफल इससे थोड़ा सा ही कम है और आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, तो जो कि इस भारतीय राज्य की आबादी से करीब आधी है। तो ऐसा राज्य हमारा हरियाणा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखिए आगे जो है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में बना। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले तो वह युद्ध कौन सा होगा? तो अगर सरकार विरोधी जो समूह है वो हिंसक लड़ाई कर ले तो ऐसा जो समूह है वो क्या कहलाता है जी? गृह युद्ध कहलाता है उसे। ठीक है, गृह युद्ध कहते हैं कि अपने ही देश में युद्ध छिड़ गया। क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर बेल्जियम ने डैश के बीच संविधान में डैश संशोधन करके सबको समानता का अधिकार दिलाने के लिए ये संशोधन किए थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा जी घ ऑप्शन, यानी कि 1970 से 1993 के बीच जो है संविधान में 4 संशोधन करके सबको समानता के अधिकार दिए गए थे। जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक 2 बड़ी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी पार्टियों का गठबंधन सरकार है और यह गठबंधन सरकार दोनों पार्टियों को सन डैश में स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण बनानी पड़ी थी। तो ये बहुमत सरकार इनको 2005 में बनानी पड़ी थी। आगे देखते हैं, कुछ विविध प्रश्न हैं कि एथनिक या जातीय से क्या तात्पर्य है? एथनिक या जातीय से क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा, सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन, इसमें प्रत्येक समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, तो यही कहते हैं एथनिक या जातीयता। ठीक है, जातीय समूह विशेष के सदस्यों का मानना होता है कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, अतः उनकी संस्कृति और शारीरिक बनावट एक जैसी है और यह आवश्यक भी नहीं है कि एक जातीय समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों, उनकी राष्ट्रीयता एक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक जात के हो सकते हैं। ठीक है, धर्म से या देश का जरूरी नहीं है कि एक ही देश से हो, एक ही धर्म से हो, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि हम एक ही पूर्वज की संतान है, यानी एक ही जात के लोग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैध सरकार का अर्थ क्या है? तो वैध सरकार वही होती है जो प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के द्वारा चुनी जाए। अच्छा, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं अभी हम देखते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, जनता के हितों की रक्षक होनी चाहिए, ना कि उनकी अवहेलना करे, यानी कि यहाँ पर जनहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होने चाहिए, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आयु, लिंग, वर्ण, जाति, रंग आदि के आधार के भेदभाव के सीधा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए 18 वर्ष के लोगों का। ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, तो सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। संवैधानिक कानून का शासन होना चाहिए, अधिकार और कर्तव्यों का सभी का सम्मान करना चाहिए और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आगे प्रश्न है जी, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? किसी समुदाय विशेष के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने पर उनके द्वारा अपनी मनमानी करना बहुसंख्यकवाद कहलाता है। ऐसे समुदाय जो बहुसंख्यक है और तो वह मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है एवं इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना वो कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, बेल्जियम की जातीय बुनावट को समझाइए। तो बेल्जियम में क्या था जी? बेल्जियम की आबादी की जटिल जातीय बुनावट निम्न प्रकार है। कुल आबादी का 59% हिस्सा तो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषी है, और 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषी हैं, और 1% लोग जर्मन भाषी है। और राजधानी ब्रुसेल्स की देखें, ब्रुसेल्स जो इनकी राजधानी है, यहाँ के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है और इस व्यवस्था ने बेल्जियम में गृह युद्ध टालने में किस प्रकार सहायता की है? तो बेल्जियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर की कौन सी है जी? सामुदायिक सरकार है, यानी 3 स्तर पर सरकारें हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन है और ब्रुसेल्स में दोनों सरकारों का समान प्रतिनिधित्व करने वाली अलग सरकार है, और केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या जो है वो समान है, यानी कि दोनों भाषाओं को क्या मिला है? प्रतिनिधित्व मिला है बराबर। बेल्जियम व्यवस्था गृह युद्ध टालने में कारगर है। हालांकि बेल्जियन व्यवस्था देखने में बहुत जटिल है और खुद बेल्जियन नागरिकों के लिए भी निश्चित तौर पर जटिल है, यद्यपि यह बेहद सफल व्यवस्था है, लेकिन मतलब जटिल है लेकिन सफल व्यवस्था है। और सभी समुदायों और भाषाई समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे ने बेल्जियम में गृह युद्ध की स्थिति को टाल दिया। यदि सभी नागरिकों को समान अधिकार न दिया जाए तो गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता, और इस प्रकार यह बेल्जियम मॉडल गृह युद्ध की स्थिति टालने में कारगर सिद्ध हुआ है। फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच बेल्जियम में तनाव क्यों होने लगा था? तो ऐसा रीज़न क्या था कि उनमें तनाव होने लगा था? तो सिंपल सी बात है, देखिए
1950 और 1960 के दशक में बेल्जियम में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच निम्नलिखित कारणों से तनाव बढ़ने लगा था। अल्पसंख्यक कौन थे? फ्रेंच भाषी लोग। तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से क्या होगी? नाराजगी होने लगी। और ब्रुसेल्स में यह तनाव और भी ज़्यादा तीखा था, जहाँ यहाँ बहुसंख्यक डच भाषी लोग समृद्धि के पैमाने पर कमजोर और अल्पसंख्यक थे। यानी जो बहुसंख्यक डच भाषी थे वो पैसे और समृद्धि के मामले में अल्पसंख्यक थे। लोकतंत्र की वह विशेषताएं बताइए जिसके कारण सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया, और लोकतंत्र का एक मुख्य दोष भी बताइए। तो चलिए बात करते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है? सामाजिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया, और लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताओं के चलते यह विचार सामने आया। पहली बात, लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, और लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। सिंपल सी बात है। विशुद्ध लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, और सार्वजनिक नीतियां तय करने के लिए उनकी राय शामिल की जाती है। लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को सत्ता में साझेदार बनाया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र का एक दोष भी है, एक मुख्य कमी है। वो कौन सी है? सत्ता की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह के पास होने से त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना आसान होता है, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण और बंटवारा होने पर तुरंत निर्णय लेना और उन्हें लागू करना थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है और आसान नहीं होती है। आगे देखिएगा, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन शासन को किस प्रकार प्रभावित और नियंत्रित करते हैं, इसे लोकतंत्र में चुनाव के विकल्प के रूप में समझाइए। तो देखिएगा कैसे दबाव समूह और आंदोलन शासन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हमें देखना है। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन भी लोकतंत्र में सत्ता को निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रित करते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प निश्चित रूप से रहता है। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां होती हैं। विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता के लिए आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। दलों की यह आपसी प्रतिद्वंद्वता ही सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ समाज में जो है समाज के उद्देश्यों का अवहेलना अगर करेगा तो उसको हरा दिया जाएगा। डेफिनेट सी बात है, प्रतिस्पर्धा इतनी है कि उन्हें भलाई के लिए काम करना ही पड़ेगा। यदि हम लोकतांत्रिक राजनीति का पिछले दशकों का लेखा जोखा देखें तो पाएंगे कि सत्ता अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़कर जीतकर सरकार बनाती है। इस रूप में सत्ता की साझेदारी प्रत्यक्ष दिखती है। और लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जो है ये संगठित हित समूह भी क्या होते हैं जी? सक्रिय होते हैं, और ये समूह सरकार की विभिन्न समितियों में भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 कि अपने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार कर बेल्जियम के नेताओं ने वो कौन सी व्यवस्था की जो कोई और देश नहीं कर पाया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए हमने देखा था पहले भी कि बेल्जियम में रहने वाले सभी समुदाय अपनेपन की भावना से आपस में मिलजुल कर रह सके, इसके लिए बेल्जियम नेताओं ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में कितने संशोधन किए? 4 संशोधन किए। और बेल्जियम मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो, जिससे कि किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। और केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दोनों इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। और ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व वाली अलग सरकार है, और फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। और सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग जहाँ कहीं भी रहते हों, ठीक है जी, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। और खुद बेल्जियन लोगों को भी जटिल लगने वाली यह व्यवस्था अत्यंत सफल भी रही है, यानी जटिल है लेकिन सफल है।
अगला प्रश्न हमारा है अंतिम प्रश्न कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो बेसिक सी बात है, सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का जो अंदेशा है वो कम हो जाता है। सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छी है और इससे सामाजिक टकराव आगे चलकर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप नहीं ले पाता। मतलब थोड़ा बहुत टकराव अगर होता भी है तो भी हिंसा का या अस्थिरता वहां पर नहीं आती है। बहुसंख्यक समुदायों की हित नीतियों को बाकी सभी पर थोपना तात्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है परंतु देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। तो बहुसंख्यक समुदाय के हित में ही निर्णय लेना गलत है, सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। बहुसंख्यकों का आतंक जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता बल्कि यह बहुसंख्यकों की भी बर्बादी का कारण बन जाता है बाद में। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उचित होने के साथ साथ लोकतंत्र की आत्मा भी है और जिस शासन व्यवस्था में सभी समूह साझेदारी के द्वारा शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं दरअसल जो है वो वही लोकतांत्रिक सरकार जो है वो वैध सरकार होती है। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमने जो है आज किया है क्विक रिव्यू में। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कुछ ही मिनट्स में आपका जो है एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो चुका है। प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी है उसके लिए कमेंट करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।